हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत पिछले वीडियो का कुछ छूटा हुआ भाग, जिसको हम भाग 2 के अंतर्गत पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें हम बीएस ब्लूम की अवधारणाओं का या उनके उद्देश्यों का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने बीएस ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष का विशेष रूप से वर्णन किया और बताया कि किस प्रकार से इसके उद्देश्यों को ध्यान में रख कर के पाठ्यक्रम की रचना करना आवश्यक होता है। आज बीएस ब्लूम और उनके सहयोगियों द्वारा जो दिया हुआ तीसरा पक्ष क्रियात्मक पक्ष है, उसकी व्याख्या हम करूंगा, ताकि आप समझ सकें कि पाठ्यक्रम निर्माण करते समय किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम की रचना करनी चाहिए। पहले हम लोग सामान्य रूप से समझाते हैं आपको कि ज्ञानात्मक पक्ष सिर्फ स्मृति लेवल तक ही होता है, स्मृति स्तर तक ही होता है। जो अधिगमकर्ता प्रत्यक्ष रूप से या व्यवहारिक रूप से जो कुछ भी सीखा हुआ है, नियम कानून व्यवहार क्रियाकलाप विशेष तत्व इत्यादि के विषय में वो ज्यों कहते हैं धारण करता है। भावात्मक पक्ष में जब वह अधिगमकर्ता को ज्ञान दिया जाता है तो उन सब चीज़ों पर उसको विश्वास कराया जाता है, विश्वास पर बल दिया जाता है, संवेगात्मक रूप से उसे पुष्ट किया जाता है, संवेगात्मक रूप से उसे व्यवस्थित किया जाता है। फिर क्रियात्मक पक्ष में जैसे आदमी को ज्ञान हो, उस पर विश्वास हो, तो वह क्रिया करने लगता है, तो वैसा व्यवहार में उतारने लगता है, वैसा अनुकरण करने लगता है, उस तरह से नियंत्रण व्यवहार आदत इत्यादि प्रदर्शित करने लगता है। तो ज्ञानात्मक पक्ष स्मृति लेवल, भावात्मक पक्ष उसे अंतःकरण में ले जाता है और क्रियात्मक पक्ष उसके व्यवहार में उतारने का काम करता है। इसलिए इन तीनों पक्षों से संबंधित व्यवहार क्रियाकलाप कौशल सोच समझ भावना इत्यादि को ध्यान में रखते हुए भी पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए। यानी पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि ताकि बालक का सभी पक्ष मजबूत हो, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम को वह समझता हुआ अपने मानव जीवन के व्यवहार में उतार सके। तो भावात्मक पक्ष ज्ञानात्मक पक्ष दोनों की व्याख्या की जा चुकी है। भावात्मक पक्ष ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक है, ज्ञानात्मक पक्ष स्मृति से संबंधित है, क्रियात्मक पक्ष एकदम व्यवहार से संबंधित है। तो आइए इस क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत किन किन बातों को ध्यान में रख करके हमको जो है पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए, उसको हम देखते हैं। तो क्रियात्मक पक्ष में आते यानी जब अधिगमकर्ता ज्ञान से मजबूत होते हुए संवेग रूप से उसे पूर्ण विश्वास की स्थिति में आता है, तब वह व्यवहार में उतारने का प्रयास करता है, जिसको क्या कहते हैं अनुकरण। क्रियात्मक पक्ष का मतलब ही होता है उसको व्यवहार में परिणित करना, व्यवहार में उतारना, उसका उपयोग करना, ये सब होता है क्रियात्मक पक्ष। इसमें क्या होता है, अधिगमकर्ता जो है अनुकरण, जब ज्ञानात्मक पक्ष मजबूत होता है तो उस पर भावात्मक पक्ष उस पर ज़्यादा विश्वास में आता है, तो क्रियात्मक पक्ष में उस व्यवहार का वह क्या करता है, अनुकरण करने लगता है। वह अनुकरण कैसे समझ में आएगा कि वह उसे देख करके उद्दीप्त उत्साहित हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, और पूर्व का जो सीखा हुआ ज्ञानात्मक रूप में व्यवहार है, भावात्मक रूप में जो विश्वास है, उसी अनुसार वह उसे दोहराने लगता है। तो अनुकरण की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। अर्थात पाठ्यक्रम निर्माण करते समय ऐसे व्यवहारों को प्रयोगात्मक रूप से फील्ड वर्क के माध्यम से अधिगमकर्ता को उस विषय का पूर्ण ज्ञान कराना चाहिए। इस सब ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। दूसरा है कार्य करना। जैसे यहाँ अनुकरण की हमने बात की, उस तरह से वह प्रेरित हुआ और उसको दोहराने का प्रयास किया। कार्य करना, जो कुछ भी वह सीखा है ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष के मजबूत होने का अर्थ से, तो जैसा कार्य रहेगा वैसा ही करना, यानी पालन करना, ज्यों का त्यों करने का उसके अंदर स्वभाव होना उत्पन्न हो जाता है कार्य करने के लिए। और उस कार्य में कौन सही है क्या गलत है वह अपने अनुसार भी चयन करने लगता है, और जो भी उसको अच्छा लगता है उस व्यवहार में क्या करता है, स्थिरता को प्रदर्शित करने लगता है। अर्थात क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत कार्य करने की प्रवृत्तियों में अधिगमकर्ता पूर्व के व्यवहार का ज्यों का त्यों पालन करना, या उसमें कुछ अपने उपयुक्त जो समझ में आता है उसका चुनाव करना, और सीखे हुए व्यवहार में स्थिरता को लाने का प्रयास करता है। ये सब फील्ड कार्य के दौरान ही, कार्य क्रिया के दौरान ही घटित होता है उसके अंदर। तो पाठ्यक्रम निर्माण करते समय कार्य करने संबंधी प्रवृत्तियाँ, उपयुक्त विषय, विशिष्ट क्रियाकलाप, विशेष गतिविधियों को भी
अधिगमकर्ता के लिए स्वतंत्र रूप से सीखने का, परीक्षा देने का, मूल्यांकन करने का, व्यक्तित्व के विकास करने का अवसर भी पाठ्यक्रम में देना चाहिए पाठ्यक्रम निर्माण करते समय। आगे है नियंत्रण। नियंत्रण का तात्पर्य है कि जब वो अनुकरण करने लगा और कार्य के विभिन्न पहलुओं के अंतर्गत वह अपना स्थिरता तक व्यवहार सुनिश्चित करता है, तब उसके हर पहलू पर, कार्य के हर पहलू पर या सीखे गए पूर्व के हर व्यवहार के हर पहलू पर नियंत्रण रखना चाहता है, स्वयं का नियंत्रण, कि हम इसको जानते हैं, हम इसको चला सकते हैं, हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो हर पहलू पर नियंत्रण करना शुरू करता है। तो जैसे जो पूर्व का सीखा हुआ व्यवहार है उसमें हो सकता है वो नियंत्रण के दौरान कुछ नया चीज़ जोड़ दे, कुछ नया कर दे, या पूर्व का सीखे हुए गतिविधि को हर ढंग से व्यवस्थित करते हुए, नियंत्रित करते हुए वो व्यवहार प्रदर्शित करे। तो किसी व्यवहार को स्वयं की, किसी व्यवहार या क्रियाकलाप को स्वयं की जिम्मेदारी या दायित्व और पूर्ण विश्वास के साथ करने की योग्यता, क्षमता क्रियात्मक पक्ष नियंत्रण के अंतर्गत या नियंत्रण तक पहुँचते पहुँचते अधिगमकर्ता में उत्पन्न करता है। तो कार्य की जिम्मेदारी उठाना, कार्य पर पूर्ण नियंत्रण रखना, कार्य के हर पहलू पर सतर्क रहना, इन सब बातों को भी ध्यान में रख करके जो है पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए। उदाहरण की बात करें, जैसे मैनेजमेंट का कोर्स होता है या प्रोजेक्ट का कोई कोर्स हो, फील्ड वर्क का संबंधी कोई कोर्स हो, तो उसमें क्या होता है, हर तरह के पहलू को ध्यान में रखा जाता है। ऐसा नहीं कि हर विषय का नहीं होता, हर विषय का अपना अपना फील्ड वर्क होता है। तो उन सब बातों को भी उस विषय के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए, या पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगला है सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब ये होता है कि जो वह पूर्व का सीखा हुआ है, अब वर्तमान में जो उसके संग घटित हो रहा है या जो कुछ भी वो पा रहा है, पूरा हर परिस्थिति जब अंतर है तो निश्चित रूप से उस कार्य को, सीखे हुए कार्य में भी कुछ न कुछ भिन्नता, कुछ न कुछ विशिष्टता व्यक्तिगत रूप से सब में देखने को मिलता है या अनुभव में आता है। तो वह जो सामंजस्य बैठाता है पूर्व के और वर्तमान में, जिसमें उसको संधि योग कहते हैं। पूर्व की बताई हुई, सीखी हुई बातें वर्तमान में वो अनुभव में आने वाली बातों को जोड़ करके वो देखना शुरू करता है। उसी तरह से उसमें सीखी हुई चीज़ों को अपने अनुभव के आधार पर क्रम बताता है कि हम इस कार्य को पहले ऐसे करें फिर ऐसे करें। वही साइकिल चलाते हैं लोग, लेकिन साइकिल पे चढ़ने का सबका अलग अलग ढंग होता है। साइकिल चलाते सब है, अर्थात वह जो है अपने अनुभव के अनुसार साइकिल पे चढ़ने, उतरने, रुकने या चलाने का ढंग खोजता है, और पूर्व के सीखे हुए वर्तमान साइकिल के बनावट के आधार पर अपना एक सामंजस्य, संधि योग स्थापित करता है ताकि हम साइकिल को संतुलित ढंग से या व्यवस्थित ढंग से चला सकें। उसी प्रकार से हर विषय के अंतर्गत जब क्रियात्मक पक्ष की स्थिति तक पहुंचता है अधिगमकर्ता, यानी उसे व्यवहार में उतारने संबंधी स्थिति तक, सामंजस्य बनाने की स्थिति तक पहुंचता है, तो वह व्यक्तिगत रूप से उस कार्य के अंतर्गत क्रियाओं का क्रम और क्रियाओं का अपने अनुभव के साथ संधि योग जोड़ने का कार्य भी करता है अधिगमकर्ता स्वतंत्र रूप से। तो इन सब बातों को भी, यानी व्यक्तिगत अनुभव और व्यक्तिगत अभ्यास और व्यक्तिगत रूप से अपने मन मस्तिष्क में व्यवहारों को जोड़ने की क्षमताओं को भी पाठ्यक्रम निर्माण करते समय स्वतंत्र रूप से अधिगमकर्ता के लिए स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए विषयों के अंतर्गत। अगला है नैसर्गिकरण, मतलब एक प्रकार से नेचर, यानी जो कुछ भी वो सीखा है उसे अपने स्वभाव में उतार ले। जब वो चीज़ स्वभाव में उतर जाती है तो अनजाने में भी गलती नहीं होती, तो उसको बोलते हैं नैसर्गिकरण। अर्थात वह धीरे धीरे सामंजस्य तक जब उसके व्यवहार में वह क्रिया या वो सीखा हुआ ज्ञान व्यवहार ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष से होता हुआ क्रियात्मक पक्ष के द्वारा नैसर्गिकरण तक पहुंचता है, तो वह स्वभाव से ही वह व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है और अभ्यास के द्वारा उसको अंतःकरण में धारण करना शुरू करता है। जैसे उसको अभ्यास के द्वारा क्या होता है, अंतःकरण में धारण कर लेता है। तो उसी को लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा प्रोफेसर है, क्योंकि वह उस विषय का अध्ययन करते हुए अपने हृदय के अंदर उस चीज़ को धारण कर लिया है। इसलिए वो स्वभाव से ही वह बहुत सारी चीज़ों को, शोध के क्षेत्रों को, बहुत सारी जानकारियों को, बहुत सारे विशिष्ट स्वरूपों का भी वह बताने लगता है। तो स्वभाव से उसे पालन, स्वभाव से व्यवहार प्रदर्शित करना और सीखे हुए चीज़ों को अपने अंतःकरण में धारण करने संबंधी प्रवृत्तियों को भी क्रियात्मक पक्ष एक अवसर प्रदान करता है, या क्रियात्मक पक्ष शैक्षणिक उद्देश्य के अंतर्गत निर्देशित करता है कि स्वभाव से, यानी विषय का पूर्ण ज्ञान प्रकृति में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रकृति में विषय का अंत नहीं होता। जो किसी भी विषय का अंत खोज लेता है वो पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। तो इसीलिए अधिगमकर्ता को शिक्षक इस प्रकार से उसे प्रेरित करे कि उस विषय को
जहाँ तक सीखा है उसे और आगे बढ़ाने का कार्य करे, यानी स्वचालन करे और सीखे हुए सिद्धांत नियमों को जो सही अंतःकरण में धारण करके आगे बढ़े। ये सब बातों को भी ध्यान में रख करके विषय की खोज, विषय का विकास इत्यादि के भी अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, या इससे संबंधित गतिविधियों, क्रियाकलापों को भी पाठ्यक्रम के निर्माण करते समय शामिल किया जाना चाहिए। अगला है आदत निर्माण। जैसे ये सब हो गया, उसके स्वभाव में जब उतर गया तो वह धीरे धीरे वह उसके आदत में, स्वभाव में बदली वो चीज़ें दिखने लगती हैं, उसके क्रियाकलाप, कौशल, गुण व्यवहार में भी देखने मेरे को मिलती है। तो ये सब ज्ञान में सीखी हुई बातों को व्यवहार में उतारने तक शैक्षणिक उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा अगर सिर्फ मानसिक कसरत है, मेमोरी, स्मृति का काम है, तो फिर व्यवहार का मतलब क्या? वास्तव में ज्ञान की कसौटी उसका व्यवहार होता है। ज्ञान के बाद उस पर विश्वास होना चाहिए, विश्वास के साथ उस पर व्यवहार होना चाहिए। तो जब तक शैक्षणिक उद्देश्य अधिगमकर्ता के या नागरिकों के व्यवहार में न हो, तब तक वह शैक्षणिक उद्देश्य अधूरा है। इसीलिए B.S. ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञान से लेकर के उसके व्यवहार में उतरने तक सभी प्रवृत्ति और स्थितियों को क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित ढंग से वर्णन किया है। उसी वर्णन के आधार पर मैं आपको पाठ्यक्रम निर्माण करते समय विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न पक्षों के अंतर्गत उसकी विशेषताओं को समझते हुए पाठ्यक्रम के निर्माण करने या पाठ्यक्रम को बनाने संबंधी गतिविधियों को, उद्देश्यों को शामिल करते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करने संबंधी गतिविधियों को समझाने का प्रयास कर रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि पिछला वीडियो और इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।